कि हम ये ज़ाहिर है इसकी जो अभी ये अ, ये एक जाली जो जंग अभी आपने देखा पिछले दिनों एक जिसे कहते हैं एक फेक वॉर लड़ी गई। तो ये जंग क्या थी, इसके मुहरक़ात क्या थे, और इससे दोनों तरफ यानी इंडिया के अंदर जो बीजेपी है, जो मोदी है, उसने क्या मकासद हासिल किए, और हमारी तरफ जो पाकिस्तान वाली तरफ जो यहाँ पे फौजी जनता है, राइट, ये जो फौजियों का कब्जा है, इन्होंने आसम नीर एंड कंपनी ने इससे क्या मकासद हासिल किए, और जो पाकिस्तान की हमारे ख्याल में हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बादशाह समझते थे, तो हम भी इस हिंदू मुस्लिम दुश्मनी का ये जो तीर है, राइट, वो तीर जिगर के आर पार हमारे भी हो गया, और हम भी नेशनलिस्ट भी बन गए रातों रात, और हम जो है वो मुसलमान भी बन गए और हम नेशनलिस्ट भी बन गए, हम मुहिब वतन भी बन गए, हम हिंदुओं के दुश्मन भी बन गए, राइट। एंड ऑन द अदर साइड ऑफ जिसे कहते हैं ऑन द फ्रंटियर, दूसरी तरफ जो एक हिंदू था, राइट, वो भी नेशनलिस्ट बन गया, वो भी एंटी पाकिस्तान बन गया, और जय जयकार होगी और मोदी जिंदाबाद होगी, और इधर पाक फौज जिंदाबाद होगी, राइट। तो ये हम थोड़ा सा इसको आज हमने इसमें बड़ी लॉन्ग डिस्कशन की। छोटे छोटे जो हमारे सेक्शंस होते हैं उसमें इस पे डेफिनेटली हमारी बात हम करते रहते हैं, इस पे आंसर क्वेश्चन भी हमारे होते हैं, इस पे डिबेट भी हमारी होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होती है, और बहुत से आर्गूमेंट भी फ्रेम होते रहते हैं इसी तनाज़र में। तो चूँकि ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ी एपिसोड थी हिंदू मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर ये जो ड्रामा खेला गया, तो मेरा ख्याल है कि वी हैव टू रिविजिट अ बिट कि वेयर एक्चुअली ऑल दिस स्टार्टेड फ्रॉम, राइट। ये आप देख लें ये सामने, बल्कि इससे भी पहले आपको बताते हैं थोड़ा सा, इसमें 2-4 मिनट में BFT भाई आपका लूँगा कि 1857 आप याद रखें वो साल है 1857, 1857, जहाँ जिस साल ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ बहुत सी तब्दीलियाँ हुई। यहाँ ही हमारी ये वो साल है जब हमारी ग़ुलामी की बुनियाद 1800 असल जो हमारी, मैं प्रेजेंट डे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट डे पाकिस्तान की जो हम ग़ुलाम हैं, ज़ाहिर है हमारे ऊपर ये एक जो जिसे आप कहते हैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी हमारे ऊपर काबिज़ है, तो ये हमारी ग़ुलामी की जो बुनियाद है ये 1857 में रखेगी, राइट। तो 1857 में वेरी फर्स्ट टाइम जो था इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर, राइट, हिंदुओं और मुसलमानों ने 1857 में मिलकर अपनी आज़ादी की जंग लड़ी अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। तो ये बड़ा ज़बरदस्त उनका इत्तेहाद था, और उनको पूरे साउथ के अंदर जैसे बंगाल था, बंगाल के अंदर ये आपकी बाकी जितनी भी साउथ की स्टेट्स थी, बॉम्बे का सारा जो था, नीचे ये राजपूताना का इलाका था, ऊपर ये पटना का था, इवन के दिल्ली तक उस वक्त जो बहादुर शाह जफ़र था, बहादुर शाह जफ़र एक अलामती सिर्फ एम्परर था, एक अलामती बादशाह था, वरना सारा कंट्रोल जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। तो ये जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद था, यानी हिंदू मुस्लिम मिल के ये जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, राइट, तो इन्होंने इवन जो दिल्ली था उसको भी इन्होंने ओवरटेक कर लिया था, राइट। और बहादुर शाह जफ़र ने ना चाहते हुए भी इनकी हमायत का ऐलान कर दिया, राइट। ये जो जिसे कहते हैं फ्रीडम फाइटर्स थे,
तो उस जवाल शुदा जब ईस्ट इंडिया कंपनी के सूरज जो उसका इक़्तिदार का सूरज था वो जब जवाल का शिकार हुआ, तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट गोरा भागा और गोरा आया नॉर्दर्न हिंदुस्तान में, राइट। जो प्रेजेंट डे आप पंजाब जिसको कहते हैं, पंजाब और केपी का कुछ मैदानी इलाका यहाँ से उसने एक नई फौज जो है वो भर्ती की, राइट। जो उसने पहले बनाई थी ना, बंगाल उसकी एक बंगालियों के ऊपर थी, बाकी जो साउदर्न जो थे उसकी जितनी भी आर्मी, 3 आर्मी थी, बॉम्बे आर्मी थी, मद्रास आर्मी थी, बंगाल आर्मी थी, राइट। ये तीनों की तीनों उसकी जो अफवाज थी ये डिफेक्ट कर चुकी थी, ये बगावत कर चुकी थी, और इन्होंने जितने भी चिट्टे गोरे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनका कत्लेआम कर दिया था, राइट। यानी जिस तरीके से ब्रिटिश इंडियन आर्मी साउथ से अपने इक़्तिदार, आप देखें ना, साउथ ऑफ इंडिया से इसने अपने इक़्तिदार का सफ़र शुरू किया था, जंग प्लासी से आपको याद होगा, राइट। और कालीकत वहाँ से ये चलती चलती ये यहाँ पे आई, तो वहीं से इसके इक़्तिदार का सूरज भी साउथ ऑफ इंडिया से ही, राइट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साउथ से ही ये सूरज भी इसका गुरूब होना शुरू हुआ। और फिर एट लास्ट रिजॉर्ट इसने फिर ये नई एक आके ब्रिटिश इंडियन आर्मी की नई फैक्शन बनाई। ये जॉन लॉरेंस और हेनरी लॉरेंस 2 भाई थे जिन्होंने ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी, नई ब्रिटिश इंडियन आर्मी खड़ी की, जिसको आज आप पाकिस्तान आर्मी कहते हैं, राइट। और इसका एक फैक्शन हिंदुओं के पास भी गया, लेकिन हिंदुओं ने उसमें जो है उसमें रिफॉर्म्स कर ली, उस पर हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। एनीवेज, तो ये वो बैकग्राउंड था। एनीवेज, तो जब ये दोबारा बने, इन्होंने फिर जाके दिल्ली को दोबारा कब्जा किया और अपने इक़्तिदार के जो है उसको मजबूत किया विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूली रिक्रूटेड ब्रिटिश इंडियन आर्मी। इसमें पंजाबीज थे, इसमें कुछ ये जो मैदानी इलाके के पश्तून थे और गोरके थे, राइट। और ये ही टिल दी 1947 तक यही फौज उसकी रही फिर गोरे की, ठीक। तो ये वो एक बैकग्राउंड था हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, जिसे कहते हैं कि क्लाइमैक्स थी 1857। उसके बाद फिर एक और बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हुआ। एक तो फौज थी और दूसरा यहाँ पे एक जागीरदाराना निज़ाम था जिसको घोड़ा यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स, ये जो बड़े बड़े ज़मींदार उसने पाले हुए थे, जो दरअसल ब्रिटिशर्स के ही आलाकार थे, राइट। और वो ब्रिटिशर्स के साथ मिलके मकामी लोगों का जो है वो इस्तेसाल करते थे। बंगाल के अंदर वंस अगेन यहाँ हमारा बंगाली भाई भी बैठा है, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है थ्रू आउट दी हिस्ट्री, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है सिंस द बिगिनिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आप देखेंगे तो ये बंगाल और बंगालियों की आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जब भी तारीख लिखी जाती है या इसके ऊपर बात की जाती है तो आप बंगाल को माइनस नहीं कर सकते, राइट। तो बांग्लादेश के अभी जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, बंगाल के अंदर इंडिगो का एक फूल होता है, आपने देखा होगा, तो उसकी वहाँ पे प्लांटेशन होती थी, राइट। उस फूल की प्लांटेशन होती थी। 1857 की जंगे आज़ादी की नाकामी के 3 साल की बाद की ये बात है, राइट। तो वो बड़े पैमाने पे वहाँ पे वो इंडिगो गोरा काश्त करवाता था मकामी काश्तकारों से, और वहाँ पे नीचे जो किसान थे वो हिंदू भी थे, वो मुस्लिम भी थे, उनसे बड़ी बेगार कटवाई जाती थी, राइट। उनसे बड़ी सख्त किस्म की मशक्क़त और मेहनत मजदूरी उनसे करवाई जाती थी, एक किस्म की बेगार जिसे कहते हैं वो कटवाई जाती थी। तो उसके खिलाफ जो मकामी किसान थे, मजदूर थे, वो उन ज़मींदारों के ख़िलाफ़, उन लैंड लॉर्ड्स के ख़िलाफ़ उन्होंने एक रिवोल्ट शुरू कर दिया, राइट। जो कि ब्रिटिशर्स के साथ मिल के इंडिगो की काश्त करते थे, तो उन्होंने कहा जी कि हम तो ये काश्त नहीं करेंगे। तो वो बड़ी एक अगेन दैट वाज अ ग्रेट ब्लो टू ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके जितने यहाँ पे ये लैंड लॉर्ड अलाइज थे। तो इनको एट द एंड ऑफ दी वो तकरीबन 6 से 8 महीने वो बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट चलाई हिंदुओं और मुसलमानों ने मिल के वंस अगेन इन बंगाल, राइट। तो उनको फिर वो अबैंडन करनी पड़ी, वो जो वहाँ पे सारा सिलसिला था वो ख़त्म करना पड़ा।
तो वहाँ से ये जो ब्रिटिशर्स थे, इनको फिर दे हैव हैड दिस आइडिया, centuries old idea of divide and rule, right? तकसीम करो और हुकूमत करो। ये उसमें यानी 1863 के अंदर ये आप किताब देख रहे हैं, ये 1863 के अंदर ये इसका पहला एडिशन आया था, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट? द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ऑन हिस्टोरियंस, राइट? 1863 के अंदर ये। तो इसमें जितनी जो फारसी मुसलमानों का आपको पता है कि ब्रिटिशर से पहले तकरीबन मुसलमानों का इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर 1000 साल का दौर इक़्तिदार था, राइट? वो गोरी थे, फिर उसके बाद जो ख़ानदान ग़ुलामा था, उसके बाद तुगलक थे, उसके बाद बाकी थे, यानी कि जो जैसे आप कहते हैं सलातीन दिल्ली, राइट? सलातीन दिल्ली का एक दौर था, उसके बाद फिर मुग़ल्स आ गए, मुग़लों का 300-350 साल दौर था। तो सारा मिला के तकरीबन 800-1000 साल का एक मुसलमानों का दौर इक़्तिदार बनता है। तो ब्रिटिशर्स ने ये किया कि जो मुसलमानों के तारीख़ी टेक्स्ट थे, ठीक है, वो फ़ारसी में थे, उन्होंने गलत किस्म के तराजम किए और करके, मिसाल के तौर पे जैसे ये एक किताब है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन, राइट? ये H.M. एलियट और ये जॉन डॉसन, राइट? ये इन्होंने लिखी। तो इन्होंने एक नया एक विजन जो है वहाँ पे इन्होंने पेश किया और इन्होंने हिंदुओं को ये बताया कि जो मुसलमान हैं ये जो हैं ये हमलावर हैं, ये आउटसाइडर्स हैं, इन्होंने 1000 साल तुम्हें जो है वो ग़ुलाम बना के रखा, 1000 साल ये मुसलमानों ने जो है वो तुम्हारा जो है इत्तिसाल किया, राइट? और इन्होंने जो है तुम्हारी जो सारा लूट मार की यहाँ से, राइट? तो ये सारी जो एलिगेशंस थी और इन्होंने रेफरेंस दिए उन फारसी कुतब के भी दिए और उन फारसी जो मकतूबात थे उनके भी दिए और उनकी गलत ट्रांसलेशन भी की, राइट? इसके अंदर तो द वेरी फर्स्ट टाइम जो बहुत बड़ा करैक्टर था, 3-4 बड़े जो इसमें थे, ज़ाहिर है सुल्तान महमूद गज़नवी एंड गौरी एंड अब्दाली, लेकिन बहुत बड़ा एक जो विलन इस बुक के अंदर द वेरी फर्स्ट टाइम सबसे बड़ा विलन जो था, यानी समझ लें कि पिछले 1000 साल के अंदर मुसलमानों की तारीख का सबसे बड़ा जो विलन था, अमरीश पुरी समझ लें, हिंदुओं की बॉलीवुड की फिल्मों वाला, वो औरंगज़ेब आलमगीर को जो है वो बना के पेश किया गया, राइट? कि उसने परसिक्यूशन की, उसने हिंदुओं का कत्लेआम किया, उसने हिंदुओं के टेंपल जो हैं वो डिमोलिश किए, उसने हिंदुओं की जो है वो क्या कहते हैं कि किया फोर्स्ड कन्वर्जन की, राइट? उनको ज़बरदस्ती हिंदू बनाया। और फिर इनका आपको याद होगा 1600 में का ये दौर था, ज़ाहिर है ये वाला जो औरंगज़ेब आलमगीर का जो दौर था ये 1600 का दौर था, राइट? तो उसमें उन्होंने इनको बताया ये कि एक मराठा सल्तनत थी, राइट? यानी वो समझ लें कि 1630 ऑनवर्ड 1680 तक रही साउथ ऑफ इंडिया के अंदर मराठा एक अंपायर की बुनियाद रखी गई, जिसकी बुनियाद रखने वाला शिवाजी था, राइट? तो उसका बाकायदा हास करके इस किताब के अंदर पूरा एक चैप्टर जो है उस पर डेडिकेट किया गया। और वो बल्कि अब साउथ के अंदर ये जो हिंदू हैं इनका वो उसको अपना एक देवता मानते हैं, राइट? तो उसको फिर ये गिरफ्तार किया गया और उसको एग्जीक्यूट किया गया। तो आपको याद होगा कि आजकल एक साउथ में इंडिया में एक बड़ी मशहूर फिल्म है जावा, नाम सुना है किसी ने? जावा किसी ने नाम सुना? जावा नहीं, जावा लैंग्वेज का सुने, जावा जगह का जावा लैंग्वेज सुने। नहीं, ये जावा आजकल साउथ में एक बहुत बड़ी फिल्म है, ये मोदी की जुबानी सुनवाते हैं आपको, सुने जरा।
नाम सुना है, मूवी वगैरह नहीं देखी है। ये मोदी की जुबानी सुनवाते हैं, ये कुछ दिन पहले का मोदी का बयान है, सुनवाते हैं आपको जरा। और इस बयान का ये 1863 के साथ क्या लिंक है, राइट? गौर कीजिएगा जरा। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई थी। ये अपनी पार्लियामेंट से यहाँ एक किसी फोरम से खताब कर रहे, ये पिछले दिनों की है, ये अभी समझ ले कि 2-4-6 हफ्ते पहले की है कि छावा की आजकल बड़ी धूम मची हुई है, राइट? छावा जो है ये इसी बुक के अंदर जो एक पोर्ट्रेट दिया गया विलन और औरंगजेब आलमगीर का, राइट? और हीरो शिवाजी का, जो मराठी सल्तनत अभी मैंने आपकी खिदमत में जैसे मैंने आपको बताया कि 1630 से 1680 वाली, राइट? तो अब एक बड़ी वहाँ पे मूवमेंट चल रही है, अभी आज की तारीख में बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही है कि वहाँ पे ये जो कब्र है औरंगजेब आलमगीर की, ये जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, ये इंतहा पसंद हिंदू उस कब्र को जो है डिमोलिश करना चाहते हैं, राइट? इसी बुक से ये जो आपके सामने हमने रखी है 1863 के अंदर, इसमें एक ये हिंदू मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद रखी गई इस किताब के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया सबसे पहली बार, ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट? वो क्या था? राम जन्म भूमि, राइट? यानी ये जो कॉन्सेप्ट था ये ब्रिटिश ने लिया जैसे जो है यरूशलेम से, राइट? जो अब्राहमिक मज़ाहिब हैं जिसमें ज़ाहिर है यहूदी हैं, जिसमें मुसलमान हैं और जिसमें क्रिश्चियन हैं, इनका आपको पता है कि जो वहाँ पे सबसे मुक़द्दस है यरूशलेम के अंदर जो मस्जिद अक्सा है, वो सारे मज़ाहब का उसके ऊपर दावा है, राइट? हम जो मुसलमान हैं वहाँ पे एक रॉक है, राइट? जहाँ से हमारा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ये जो बिलीफ है, अकीदा है कि वहाँ से आप मेराज शरीफ पे तशरीफ़ लेके गए, राइट? और जो जूस हैं उनका दावा है कि ये जो इसी जो माउंट टेम्पल है इसी के ऊपर इसी जगह के ऊपर जो हज़रत दाऊद थे उनका तख्त था, राइट? एट द सेम प्लेस। और क्रिश्चियंस जो हैं उनका भी एक फैक्शन ऑफ क्रिश्चियन का यही दावा है कि दिस इज एग्जैक्टली द प्लेस वेयर क्राइस्ट वाज बीइंग हैंग्ड, राइट? तो वो एक आप समझ लें कि इस वक्त 2 बिलियन प्लस लोगों की एक मुश्तरका दावा है उस एक छोटी सी जगह के ऊपर, राइट? तो इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो लिया गया और इसको इंपोर्ट किया गया इंडिया के अंदर, और इंडियन कल्चर, सकाफत और जो बैकग्राउंड है उसमें हिंदुओं को इन्होंने बताया कि जो आपके राम जी हैं, राम जी की जो जन्मभूमि है उसको इन मुसलमानों ने, ये जो हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर आया था, इसने राम जी की जो जाए पैदाइश थी उसको डिमोलिश करके उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बना दी, राइट? ये पहली दफा ब्रिटिशर्स ने ये काम किया, डिवाइड एंड रूल, राइट? और ये फिर जो है इस तरीके से ये चलता रहा, यानी कि उनको बताया कि ये आपकी राम की जन्मभूमि है और इसके ऊपर तो इन्होंने जो है, हालांकि के बाद आप बाद में आने वाले आप देखेंगे कि ये साइंटिफिकली ये प्रूफ नहीं हो सका, यानी कि जो इनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर पूरा कमीशन बनाया, राइट? अब जो प्रेजेंट इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? 1947 से ऑनवर्ड इनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो है वो
एक कमीशन बनाया और उन्होंने बताया कि यहाँ हमारे कुछ रियून्स ज़रूर हैं इस मस्जिद के नीचे, लेकिन ये किसी भी तौर पे ऐसे रियून्स नहीं है कि विच आर बीइंग डिमोलिश्ड, राइट। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये डिमोलिश किया गया और उसके ऊपर किया गया। हाँ, ये एक ऐसे टीला सा था और उसके ऊपर एक मस्जिद जो है वो ज़रूर बनाई गई है, लेकिन ये डिमोलिश नहीं की गई। ये इनकी अपनी फाइंडिंग्स हैं, यानी जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो एक इन्वेस्टिगेटिव कमीशन बनाया था, ये इनकी अपनी इसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट है, राइट। एक तो ये हो गया, राइट। अच्छा, बाकी भाई ज़रा पीछे देखें। इसमें एक जी, बाकी भाई ज़रा हो गया, ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू वेरी मच जी। ये देखें अब, ये एक और मैं रेफरेंस आपको देता हूँ। ये भी बड़ी एक क्लासिकल में शामिल है। ये विलियम विल्सन हंटर ने ये किताब लिखी 1871 के अंदर, राइट। 1871 के अंदर लिखी द इंडियन मुसलमान्स, राइट। ये मुसलमानों को, जैसे जो पहले वाली हमने आपको रेफरेंस दिया था ना, पहले वाली एक बताया, उसमें हिंदुओं को बताया गया कि जो मुसलमान हैं वो आपके कातिल हैं, राइट, लूटरर्स हैं, प्लंडरर्स हैं, और ये इन्होंने आपके साथ सारा जुल्म किया, आपके साथ आपका कत्लेआम किया, आपकी जो मजहबी आबादत गाहें थी उनको गिराया, व्हाट्सएवर, राइट। ये 1871 के अंदर गोरे ने ये किताब लिखी, मुसलमानों को इसके अंदर भड़काया गया और इनको ये बताया गया जी कि आप तो रूलर्स थे, आप तो इस खित्ते के हुक्मरान थे, आपने तो इस जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंटल जो सिविलाइजेशन है उसको बामे अरूज पे पहुंचाया। आप तो बड़े ग्रेट आर्किटेक्ट्स हैं, आप तो बड़े इसमें आपने फ़िलासफ़ी में, अदब में और फ़लाँ टिमका ताजमहल आपने बनाया, राइट। यानी कि आप तो इस खित्ते की जो फरसूदा और तबाह हाल एक जो सिविलाइजेशन थी, उस सिविलाइजेशन को आपने बामे अरूज पे पहुंचा दिया। लेकिन आज देखें, आज का हिंदू जो है वो तो आपको लूट के खा रहा है, राइट। वो तो आप पे हुक्मरान बन गया, आप तो बहुत पीछे रह गए हैं, वो तो बहुत आगे निकल गया है, राइट। तो ये इस तरीके से ये जो है इसमें मुसलमानों को जो है ये तरगीब देगी अगेंस्ट हिंदूज, राइट। और इसी तरगीब में ज़ाहिर है कुछ उसने मीठी बातें भी की बीच में कि आप इंग्लिश पढ़ें और आप जो है वो जो है हिंदुओं की तरह दौड़ में शामिल हों, व्हाट्सएवर, राइट। इसी के नतीजे के अंदर जो है फिर सर सैयद अहमद खान जो जैसी जो शख्सियात थी उनको अपील हुई इसके ऊपर, फिर उन्होंने जो आगे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है उसकी फिर बुनियाद रखी, राइट। तो ये वो चीज़ थी, लेकिन मेनली वो यही था कि you are being exploited by the majority Hindus and हालांकि आप तो रूलर हैं। तो ये एक यहाँ पे 1871 के अंदर ये चीज़ आई और फिर ये चलती गई ये चीज़, राइट। ये चीज़ चलती गई। एक और रेफरेंस आपके साथ करते हैं शेयर, अगर ये इस पे लगाएंगे हमारे दोस्त, तो ये आपके साथ एक और रेफरेंस हम शेयर करते हैं जी। BFT भाई ज़रा प्लीज़। जी, थैंक यू वेरी मच। ये सर एक नावल लिखा गया, ये बंगाली असल में इसका राइटर था, ठीक है, आनंद मत, राइट, आनंद मत
ये इसका बंगाली में ये लिखा गया, और आज भी ये इंडियन लिटरेचर में आप यूं समझ लें कि एक क्लासिकल का दर्जा इसको हासिल है, राइट। और इसी का वो जो गीत था इसी में से लिया गया, वंदे मातरम, राइट, जो उनका एक मजहबी तराना भी है। और ये बड़े आरएसएस वाले और ये जो बीजेपी वाले और ये मोदी एंड कंपनी और ये जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, ये इनके लिए एक समझ लें कि मजहबी एक सहीफे की हैसियत हासिल है इस किताब को भी, और ख़ासकर ये जो वंदे मातरम है, राइट, वो उनकी आइडेंटिटी का एक प्राइमोडियल सिंबल बन गया ये वंदे मातरम। तो ये अगेन 1883 के अंदर, राइट, 1883 के अंदर ये नावल लिखा गया। ज़ाहिर है अब जैसे ब्रिटिशर्स ने जल्दी में तेल डाला, यानी हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ किया, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ किया, राइट। तो अब ये लोकल्स भी जो थे थोड़े बहुत जो थे इसमें चंद्रा चटर्जी, राइट, ये बैंकिम चंद्रा चटर्जी, ये एक बंगाली ओरिजिन हिंदू था जिसने ये लिखी। तो इसने एक ये नावल था बेसिकली, ये कोई तारीख की किताब नहीं, लेकिन इसको तारीखी किताब के तौर पे ही आज पेश किया जाता है। मजे की बात आपको बताऊं, प्रेजेंट डे इंडिया के अंदर इसको तारीखी एक किताब के तौर पे पेश किया जाए, हालांकि एक नॉवल था, राइट, एक फिक्शन थी। तो इसमें इसने एक सन्यासी मूवमेंट चली थी 1758 में, राइट, 1758 के अंदर एक सन्यासी मूवमेंट चली थी वंस अगेन इन बंगाल, राइट। और उन्होंने वो चली थी बेसिकली ब्रिटिशर के खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ। तो इसमें उसने एक थोड़ी सी डंडी मारी है राइटर ने। उसने ये बात कही कि ये जो है बेसिकली मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला को अपरूट करने के बाद जो मीर जाफर था वो इक़्तिदार में आया, तो मीर जाफर के जुल्म के खिलाफ वो सन्यासी हिंदू खड़े हुए और उन्होंने मूवमेंट चलाई, और वो ही उसी के अंदर ये सारी एक उसी तनाज़र में इसको उन सारे सालों में ये नावल और इसके इक़्तिसाबात इसी तनाज़र में थे कि एक इसका किरदार है मिसाल के तौर पे, ठीक है, शक्ति, वो उसको कहती है गोरे अफसर को, वो कहती है कि देखो हमारी ये हिंदुओं, हमारी तो 1000 साल लड़ाई है, जंग है मुसलमानों के साथ, तो तुम मुसलमानों के साथ क्यों मिलते हो आके, इनके तुम मदद क्यों करते हो हमारे खिलाफ, राइट। तो ये अगेन हिंदू मुस्लिम दुश्मनी, हिंदू मुस्लिम नफरत, एंड दैट वाज डिजाइंड बाय द ब्रिटिशर्स, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि 1857 की जंग आज़ादी हुई, फिर इंडिगो जो वहाँ पे रिवोल्ट हुआ 1860 का, तो इनको पता चल गया कि अगर हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहे तो हमारे ज़्यादा दिन हमारा इक़्तिदार यहाँ पे नहीं रहेगा। तो अब जो हमलावर था, जो काबिज था, जो कोलोनाइज़र था, असल में जो इस खित्ते के रिसोर्सेज का जो यहाँ पे से इत्तेसाल कर रहा था ब्रिटिशर्स, राइट, यानी कि खुद उनका जो गैजेट है, ब्रिटिशर्स अपना वो लॉगिंग करते थे सारी, राइट। तो उनका जो अपना गजट है, मेरा ख्याल है 1926 का जो लास्ट था, तो उसमें खुद उन्होंने, और इसके ऊपर वैसे इंडिपेंडेंट भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनके भी अपने अपने मोर और लेस यही बात है कि मोर और लेस कोई 47 ट्रिलियन डॉलर इन टूडेज मनी वैल्यूज़ के मुताबिक 47 ट्रिलियन डॉलर की जो है वो यहाँ से प्लंडरिंग की थी ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश राज ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। यानी कि जो अरूज था, छोटा सा एक जजीरा, आपको पता ही है यूके में जो रहते हैं मेरे भाई, कि छोटा सा एक जजीरा, ना जहाँ पे सूरज था, ना वहाँ पे कोई खाने की चीज़ थी, कुछ भी नहीं था, डार्क वेट एंड कोल्ड, जो ये इंग्लिश आइलैंड है जिसको आप कहते हैं डार्क वेट एंड कोल्ड, वो जो डार्क वेट एंड कोल्ड आइलैंड था, उसने उसकी जो इतनी बड़ी ब्रिटिश एम्पायर बनी थी, जिस पे ये एक वक्त ऐसा था कि जिस पे ये कहते थे कि अब हमारी सल्तनत 1870 के राउंड यही टाइम था जिसके अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इस वक्त ये इनका क्लेम था कि वो विक्टोरियन एज भी थी, राइट, कि हमारी सल्तनत पे सूरज गुरूब नहीं होता। तो वो सूरज गुरूब ना होने के पीछे वो जो 47 ट्रिलियन डॉलर की डकैती थी उसका बहुत बड़ा हाथ था, राइट। यानी कि पूरे के पूरे जो ब्रिटिश एम्पायर थी, ब्रिटिश एम्पायर में यहाँ से सारा गल्ला यहाँ से जाता था, एसेसरीज यहाँ से जाती थी, रॉ मटेरियल यहाँ से जाता था,
इवन बेगार के लिए लोग यहाँ से लेके जाते थे, प्लांटेशन के लिए लोग यहाँ से लेके जाते थे, फौजी यहाँ से लेके जाते थे, जानवर यहाँ से लेके जाते थे, मिनरल्स यहाँ से लेके जाते, वो पूरी एक इट्स होल स्टफ, इट्स अ होल सब्जेक्ट, राइट। तो वो जो ब्रिटिश एम्पायर थे जिसके ऊपर सूरज गुरूब नहीं होता था, तो वो इसी लूटिंग के ऊपर थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और मज़े की बात है कि गोरे ने यहाँ पे ये जो प्ले डाउन किया यहाँ जो मकामी इंडियंस थे, इनके साथ हिंदू मुस्लिम लूटो और फूटो, राइट, डिवाइड एंड रूल, कि ये आपस में लड़ते थे। ये जो आनंद मत है, इसमें हिंदू उस ब्रिटिशर्स को अपना दुश्मन नहीं मान रहा, जो कि असल में उसकी तबाही, बर्बादी और बदहाली का वो जो कहते हैं कि रजामंद था, वो कॉलोनाइजर था, राइट। कॉलोनाइजर में और सेटलर में फ़र्क होता है। यहाँ पे जितना मुस्लिम इक़्तिदार रहा, 1000 साला इक़्तिदार यहाँ पे मुसलमानों का रहा, वो वैसा ही इक़्तिदार था जैसे पांडवों का था, राइट। ये जब रामायण लिखेगी, यानी आज से अगर आप 4500 साल पहले देखते हैं, तो सेंट्रल एशिया से जैसे ये हिंदू आए, हिंदू भी आउटसाइडर हैं इस खिते के अंदर। जैन मत थे पहले, जो मकामी लोग थे वो द्राविडियन हैं, राइट, जो साउथ इंडिया के लोग हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बुनियाद रखने वाले जो लोग हैं, वो बेसिकली मकामी लोग हैं, राइट। ये जो हिंदू पंडित है ना, राइट, जो पांडे आए और कोरों के साथ जो इनकी यहाँ पे लड़ाई हुई 4500 साल पहले, तो ये भी आउटसाइडर थे। लेकिन चूंकि वो सेटल हो गए यहाँ के, वो अब आज दावा करते हैं कि हमारी जो गंगा जमनाई एक तहजीब है उसको वो क्लेम करते हैं, और रॉन्गली। वैसे मैंने इनके कुछ डिसऑनेस्ट इंटेलेक्चुअल्स देखे हैं, जो ये जो बड़ा प्लेन है ना, जो बड़ा मैदान है, यानी दुनिया के चंद बड़े मैदानों में जिसे आप कहते हैं इंडो गैगनेटिक प्लेन, राइट, इंडो गैगनेटिक प्लेन, जिसमें ये पाकिस्तान का सारा जो मैदानी इलाका है, राइट, जेलम से लेके और इधर हमारे बॉर्डर तक, ईस्टर्न बॉर्डर तक, और नीचे वो सिंध तक सारा इलाका जाता है। फिर ये इंडियन पंजाब इसमें आता है, फिर हरियाणा आता है, फिर ये यूपी, और उससे होता फिर वो बंगाल में जाता है। और बंगाल तो सारे का सारे जो है आपको पता है वो प्लेन है। तो ये सारे का सारा इंडो गैगनेटिक प्लेन इसको कहा जाता है। तो इसमें दो बहुत बड़ी तहजीबों ने जन्म लिया, राइट। एक तो ये पाकिस्तान वाली जो है नीचे नॉर्थ से साउथ वाला जो है, यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन ने लिया। और दूसरी फिर ये जो पांडे आए बाहर से, ये सेंट्रल एशिया से आए हिंदू पांडे, ये एक गैर मुल्की मज़हब था और ये बरूनी हमलावर थे। ये आए, इन्होंने जिस तहजीब की बुनियाद रखी वो उसको जो गंगा और जमुना जो ऊपर से है, यानी यूपी और बिहार और वो सारा ऊपर से जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया आगे तक जाता है, उसको वो फिर गंगा जमुनाई तहजीब जो है उसका नाम दिया गया। तो ये दो बड़ी मेन तहजीबें हैं इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। इंडस वैली में आपको एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर, राइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वो वाली, राइट। तो ये वो आप यूँ समझ लें कि जो हिंदू थे ये भी बेसिकली आउटसाइडर्स थे, राइट। लेकिन तब तक वो जब ये 1883 की हम बात करते हैं तो इसमें वो क्या, तो उसी भाई की शायद कॉल आ गई है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, प्लीज डबल टैप करें, लाइव को शेयर करें। थैंक यू। जी सॉरी, जी बिल्कुल। तो आनंद माथ जो था, ये आप यूँ समझ लें कि ये 1883 के अंदर जो है फिर इसकी ये बुनियाद रखेगी, ठीक है। यानी हिंदू मुस्लिम नफरत, जो लूटरर्स और प्लंडरर्स थे, असल में ब्रिटिशर जो यहाँ से लूट मार करके भाग रहे थे, वो सेटलर नहीं थे, वो कॉलोनाइजर थे। जो पांडे थे वो भी सेटलर्स थे, मुस्लिम्स जो थे बिग पार्ट वो भी सेटलर्स थे। यानी यहाँ पे आप देखें जितने आए यहीं पे रहे, यहीं पे मकामी लोगों में घुल मिल गए, यहीं पे उन्होंने कमाया और यहीं पे उन्होंने खाया और यहीं पे उन्होंने लगाया, राइट। नवाज शरीफ की तरह लूट के नहीं बाहर फेंक दिया, राइट।
तो उन्होंने यहीं लगाया और पांडे भी यहीं पे रहे, ठीक है। तो ये सेटलर्स थे, राइट। दूसरे अल्फाज में इनको सेटलर्स कहते हैं कि जो बाहर से तो ज़रूर आए लेकिन इसी सरजमीन का हिस्सा बन गए। जो ब्रिटिशर्स थे वो कॉलोनाइजर थे, वो बाहर से आए एज अ क्लाइंट स्टेट, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया और यहाँ से जो है उन्होंने जो है चोरी की, राइट, यहाँ पे प्लंडरिंग की। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है। तो आज भी आप देखें ना, ये बेसिक फ़र्क देखें, जो तो हिंदू इंतखाब पसंद है, राइट। ये अभी हम इस पे बात करेंगे थोड़ी सी आगे जाके, लेकिन ज़रा मेरे जहन में एक पॉइंट आया, ये जो बीजेपी है ना, जैसे ये मोदी है गाँव मूत पीने वाला, राइट, ये इनकी जो सियासत है या इनकी जो इक़्तिदार है उसकी बुनियाद मुसलमान नफ़रत में है, राइट, यानी मुसलमानों की नफ़रत के साथ इनकी बुनियाद है। और दूसरी तरफ पे ये जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है, ये जो आसम मनीर एंड कंपनी है, इनकी भी 70-75 साल इनकी अगर आप पॉलिसी देखें तो ये गज़वा हिंद लड़ेंगे, वो लाल टोपी वाला वो कुत्ते की तरह भौंकता और मुंह से झाग छुड़ाता है, राइट, मार देंगे, ये कर देंगे, उधर चढ़ जाएंगे, उधर घुस जाएंगे, इधर कर देंगे, राइट। हालांकि ये वो फौज है ब्रिटिश इंडियन आर्मी जिसने 1857 में जो लाल किला दिल्ली था वहां पे जो आज़ादी पसंदों ने अपना परचम लगाया था, इसको उतार के ब्रिटिशर्स का परचम इन्होंने लगाया था। ये जो GHQ रावलपिंडी है, इस GHQ रावलपिंडी ने लाल किला दिल्ली के ऊपर काफिरों का परचम इसने लगाया था, राइट। ये देखें ना कैसे आपको ये ब्लफ करते हैं, हम वहाँ पे जाएंगे तो इनकी भी जो है दूसरे अल्फाज में समझें कि हिंदू नफ़रत और दुश्मनी और खौफ, राइट, यानी हिंदू हेटर और हिंदू फियर। दूसरी तरफ ये जो बीजेपी है, ये जो RSS है, इसमें अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे मज़ीद डिटेल में, उसकी भी जो इक़्तिदार है, ताकत है, उसकी बुनियाद मुस्लिम खौफ, राइट, मुस्लिम दहशतगर्द हैं, यूं हैं वो हैं, और मुसलमान नफरत के साथ है, राइट। लेकिन एक बुनियादी फ़र्क है इन दोनों के अंदर। जो वहाँ का नेशनलिस्ट है, जो बीजेपी का एक नेशनलिस्ट है, मोदी की मिसाल आप ले लें कि मोदी 2001 से लेके 2014 तक ये गुजरात का जो है चीफ मिनिस्टर रहा, राइट, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात रहा 2001 से लेके 2014 तक, राइट। और इसी दौरान 2002 में आप को पता है कि वो जो राइट्स हुए थे गुजरात के अंदर, जहां 5000 मुसलमानों को इसने कत्ल करवाया था, फ्री हैंड दिया था इसको, इसने पुलिस को, बल्कि फ्री हैंड नहीं दिया था, इसने जो है वो किया था, क्या कहते हैं उसको, शामिल हुए थे उनके साथ कत्लेआम के। एनीवेज, ठीक है, इस पर हम थोड़ी बात करेंगे, लेकिन द पॉइंट इज़ कि उन 2001 से लेके 2014 में बाकी सारे हिंदुस्तान में जो जिसे कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो 5%, 4% ये इकोनॉमिक ग्रोथ थी, 6% थी कहीं पे। जो भारतीय गुजरात है यहाँ पे तकरीबन एवरेज 10% थी, राइट। तो मोदी का जो मॉडल था वो नेशनलिज्म, मुस्लिम दुश्मनी और ग्रोथ, राइट, ये उसका मॉडल था। बल्कि 2014 में जब इसने पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा तो इन्होंने तो बड़ी जो कैंपेन चलाई थी, आपको पता होगा, मोदीनॉमिक्स कहना शुरू कर दिया था ना, मोदीनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की बजाय इन्होंने जो प्रोपोगंडा खैर भी था, लेकिन कुछ उसमें हकीकत भी थी कि ज़ाहिर है इसने 2001 से 2014 तक स्टैब्लिश किया था गुजरात को इसने, राइट, यानी 10% ग्रोथ इसने दी थी गुजरात के अंदर। तो उसी मॉडल को इसने रेप्लिकेट, और उसमें कोई शक नहीं कि 2014 से 2025 तक भी इसने ग्रोथ को वहाँ पे जो है वो इसने आगे लेके गया, वहाँ की इक़्तिसादी तरक्की को तेज़ से तेज़ तरीन किया है मोदी ने, राइट। तो ये एक फ़र्क जो है इन हिंदू इंतहा पसंदों के अंदर और इस ब्रिटिश इंडियन आर्मी जिसको पाक फौज आप कहते हैं, ये जो कि कोलोनाइजर की एक इंस्ट्रूमेंट था, राइट, जो यहाँ से लूट मार करते थे, उनका ये एक टूल था ब्रिटिश इंडियन आर्मी। इसके ज़रिए वो कत्ल यहाँ से लूट मार करते थे और कत्लेआम भी ज़ाहिर करते थे, और दूसरे लैंड लॉर्ड्स थे।
तो ये चूंकि इनकी जो सोल है वो गैर मुल्की है, इनकी जो रूह है वो गैर मुल्की है, ये लोकल एजेंट नहीं है। इन इट्स जिसे कहते हैं ना कि सोल, जो इसकी इनकी जो स्पिरिट है, इनकी जो सोल है, इनकी जो खमीर है, मट्टी है इस फौज के, वो गैर मुल्की है, राइट। ये इसीलिए लूट के बाहर फेंकता है। फौजी के साथ जो इसके बाकी माफिया जराइम पेशा हैं, ये लूट के बाहर फेंकते हैं, राइट। इन्होंने कंगाल कर दिया पाकिस्तान उन्हीं कोलोनाइजर्स की तरह, राइट। हमारी बदकिस्मती ऑन द अदर साइड ऑफ द फ्रंटियर, उनको ये फायदा थोड़ा सा ये हुआ कि वो जो वहां पे इंतहा पसंद हिंदू था, नेशनलिस्ट था, उसका खमीर लोकल थी। उसकी ताकत की बुनियाद, सियासत की बुनियाद, इक़्तिदार की बुनियाद भी नफरत के ऊपर थी, राइट। लेकिन नफरत के साथ वो एक लोकल फिनोमिना था, एक लोकल एजेंट था इंडियन सॉइल का, राइट। तो उसने लूट मारने की, उसने जो किया अपनी मट्टी के लिए किया। और वहीं पर मिसाल के तौर पे मोदी है, राइट। आप देख लें, आप इसको, ये बुचरफ, इसको आप गुजरात कह लें, ये गांव मूत पीता है, ये है वो है, जितने भी आई एग्री विद यू। लेकिन इसने लूट मारने की, इसने जजीरे नहीं खरीदे, इसने अमेरिका की नेशनैलिटी नहीं ली, राइट। इसने $1 बिलियन, जैसे कि रिपोर्ट आई थी इसकी वर्ल्ड बैंक की भी, कि 262 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का चोरी करके इन्होंने जो है स्विस बैंक और दूसरे बैंकों में रखा है। ये पिछले अपने कपल ऑफ ईयर्स अगो की बात है, और उसमें से अक्सरियत जो है ये फौजियों का, राइट। तो ये एक जो है वो डिफरेंस है, राइट। तो नाउ लेट्स कम बैक टू, इसमें कोई सवाल है किसी का BFT भाई, तो आप एंटरटेन हम कर सकते हैं अगर किसी का सवाल है तो। अगर किसी का सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बीच में उसी भाई रोक के कर देंगे। और या दूसरा फॉर्मेट ये रख सकते हैं कि सारा कंप्लीट करने के बाद आप अपने सवालात लिख लें और फिर वो एक साथ जवाब दें। भास्कर, क्या कहते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम सबको। जी बिल्कुल ज़बरदस्त एग्री करता हूँ BFT। ठीक हो गया, तो उसी भाई आप कंटिन्यू करें। जी, इंशाल्लाह सवालात मैं आखिर इसलिए में कह रहा था कि इंशाल्लाह थोड़ा लंबा हो जाएगा तो शायद बहुत सी चीज़ें बीच में से मिसिंग हो जाएंगी, तो अगर किसी को सवाल नीचे भी कोई लिखना चाहे तो हम उसको एंटरटेन कर सकते हैं, राइट। तो ये चलिए, बीच में एक जी, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अगर किसी ने सवाल रखने हैं तो अगर किसी के पास अभी सवाल है तो आप शॉर्ट से सवाल कर सकते हैं, अदरवाइज उसी भाई कंटिन्यू करेंगे। जी आई थिंक कंटिन्यू सुन रहे हैं हम सब, अगर होगा तो हम बीच में इधर लिख देंगे नीचे। चलिए Perfect, ठीक हो गया। फिर मैं थोड़ा सा मजीद कर लेता हूँ, फिर आपके ले लेंगे। देखें जी, अभी ये जो आप इन्होंने लगाया है, ये 1880, राइट। ये मूवमेंट इन्होंने एक शुरू कर दी, गौ रक्षा तहरीक इन्होंने चलानी शुरू कर दी आर्या समाज के नाम से। ज़ाहिर है ये हिंदू खुद को आर्या कहते हैं, ये जो पंडित है ये कहते हैं हम आर्यंस हैं, तो इसीलिए ये आर्या साथ में लगाते हैं। ये गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या, उसका तो पता ही है आपको, राइट। तो ये सारे आर्या लगाते हैं। तो वैसे पिंडी में तो हमारा आर्या महल्ला भी है, आर्या महल्ला नंबर 1, आर्या महल्ला नंबर 2। तो ये फिर ये चली कि जो गाय है, आप गाय को स्लाटर नहीं कर सकते, राइट। फिर ये तहरीक चली जो आर्या समाज है, राइट। आर्या समाज बेसिकली तो एक सोशल मूवमेंट थी, लेकिन बाद में ज़ाहिर है जो हिंदू राइट विंगर थे उनके हत्थे ये चढ़ गई और इस हत्थे चढ़ने में बहुत सी फिर यहाँ पे फसादात हुए। 1890 में फसादात इसके अंदर बहुत ज़्यादा हुए, जिसमें तकरीबन 3000 के करीब जो है यहाँ पे कत्लेआम हुआ ब्रिटिश इंडिया के अंदर, और उसमें ज़्यादा जो थे वो मुसलमान थे, राइट। तो वजूहत यही थी। और वहाँ से ये जो राम मंदिर है, राम मंदिर की तहरीक भी चलती आ रही थी 1863 से ऑनवर्ड, ये भी चलती आ रही थी। फिर ये दूसरा सिंबल इन्होंने पिक कर लिया गाय का, कि जो गाय है इसको जो है वो आप स्लाटर नहीं कर सकते, राइट। तो ये चलनी शुरू हो गई आर्या समाज, राइट। ये देखें अभी इन्होंने रिसेंटली इसका टिकट 2000 में ये टिकट इन्होंने, ये जो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना, 1875 में से ये चलनी शुरू हुई थी, राइट, ये तहरीक। लेकिन इन्होंने गौ रक्षा जो थी वो 1880 के अंदर जो है वो इसकी रखी। और ये आप देखें कि हाउ डीपली रूटेड दिस हेटर अगेंस्ट
मुस्लिम्स इज राइट टिल दिस डेट कि ये 2000 का टिकट है, ये डाक टिकट है 2000 का, राइट। तो ये 2000 का डाक टिकट उसी आर्य समाज के ऊपर किया गया, जिसकी मॉडर्न फॉर्म जो है वो RSS है। ये जो तहरीक चली थी ना, ये फिर इवॉल्व होते होते ये जो है वो एट द एंड ऑफ द डे जो थी ये RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राइट, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये नेशनल वॉलंटियर यूनियन आप उसको कह सकते हैं, या नेशनल वॉलंटियर कोर्स आपको कह सकते हैं, राइट, क्योंकि ये अस्करियत पसंद भी हैं ये जो RSS वाले हैं, राइट। तो ये इनका जो था ये आगे सिस्टम जो था फिर चलता गया, और 1800 आप यूं समझ लें कि 1894 के अंदर जो है ये इन्होंने रखा इसकी बुनियाद। एक और है, वैसे मैं एक रेफरेंस आपको और देता हूँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, जितनी हमने थोड़ी डिस्कशन की इसको मैं रिकैप करता हूँ। ये रेफरेंस बाकी भाई ज़रा देखें, ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी जो हम आपको ये डिस्प्ले करेंगे ना, ये जो बुक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, राइट, ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इवन सबसे जो ऑथेंटिकेटेड, ये इनके बिपिन चंद्रा हैं, बहुत बड़े इनके हिस्टोरियन हैं इंडियन, और उनके साथ बाकी और भी 4 हिस्टोरियंस हैं। तो इनकी ये जो है बड़ी ऑथेंटिक ये इंडियन तारीख की ये किताब है, राइट, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, राइट। तो ये जो जितना ये मैंने आपको बताया कि 1857 से लेके ये तकरीबन 80s में लिखी गई है ये बुक, ये वाली। तो इसके ऊपर उन्होंने बड़ी थारोली एक इंडिपेंडेंट रिसर्च की है, एंड ये जितने भी ऑथर्स हैं, एंड दे हैव हैड एन अदर पर्सपेक्टिव ऑन द हिस्ट्री, राइट। यानी इसमें इन्होंने एक तो ये तस्लीम किया है कि वो से जो आज की जो हिंदू नफ़रत की जो अमारत तमीर की गई है, जिसका आज वो क्या कहते हैं कि जे कुंडे है वो मोदी है, राइट, जो उसका विलन है आज, जो अमरीश पुरी बना हुआ है वहाँ पे। तो ये जितनी विलनायर एम्पायर वहाँ पे तामीर की गई, और जिन फाल्सिफिकेशंस के ऊपर इस इमारत की बुनियादें हैं, उन सब को इस किताब के अंदर, राइट, इंडिया स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, ये किसी मुसलमान ने किताब नहीं लिखी, ये इनकी आपने। और ये इंडिया के भी जितने भी सीरियस स्कॉलर्स हैं, आप कभी उनसे अगर डिबेट में एंगेज करें किसी फोरम के ऊपर, तो आप उनसे भी ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स द मोस्ट ऑथेंटिक इंडियन हिस्ट्रीज बुक, और रिसेंट इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर, राइट। तो इन्होंने ये तस्लीम किया, एक तो राम मंदिर को भी इन्होंने एड्रेस किया है, और इन्होंने इसके ऊपर बाकायदा ये वर्डिक्ट दी है कि ये अयोध्या, राइट, ये यूपी के अंदर है अयोध्या, लखनऊ से ज़्यादा दूर नहीं है ये, जहाँ ये बाबरी मस्जिद थी, और उसके ऊपर फिर ये जो इन्होंने राम मंदिर जो है वो बनाया, राइट। तो ये यहाँ पे इन्होंने इसके अंदर ये वर्डिक्ट दिया है कि यहाँ कोई राम भूमि नहीं है, राइट, बल्कि राम का जो एक परसोना है, राम का जो एक करैक्टर है, वो एक ख्याली करैक्टर है, राइट, एक फिक्शियस करैक्टर, कोई रियल करैक्टर नहीं है राम का। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, और ये जो बात मैंने पहले आपको बताई है, ये बहुत सारी इस पे रेफरेंस बुक्स आपको मिल सकती हैं, राइट, इंडियन ये जो आर्यन इन्वेजन है, इसके ऊपर बहुत सी हमारी लोकल भी मिल सकती हैं, इंटरनेशनल भी आपको मिल सकती हैं, कि ये ज़ाहिर है जो सेंट्रल एशियन थे, चिट्टी चमड़ी वाले सेंट्रल एशियन थे, आर्यंस, जिनको आप बाद में नाम दिया गया। और ये जो लफ्ज़ आर्या है ना, आर्या, ये इसको आर्यन यूरोपियन कहते हैं, आर्यंस। और आपको याद होगा कि जो हिटलर ने नाज़ी पार्टी बनाई थी, वो भी खुद को कहता था कि वी आर द सुपीरियर रेस, राइट,
कि हम सुपीरियर रेस हैं, और उन्होंने भी पुराने जो कदीम तारीखी टेक्स्ट थे वहाँ से, वो प्लेटो के ज़माने की एक किताब थी, उसमें वो निकाल के लेके आ गए कि उसने कहा था कि उसने लिखा था कि मैं एक दफ़ा समुद्रों की सैरों को निकला तो वहाँ एक बहुत बड़ा शहर था अटलांटिक सिटी, राइट। तो वहाँ पे तो बड़े सुपर लोग रहते थे, वो तो बड़े सुपीरियर थे, उनकी टेक्नोलॉजी बड़ी सुपीरियर थी, एंड दे हैव हैड मे बी दे वर 1000 years ahead ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो एक फिक्शन थी, राइट, अटलांटिक सिटी की। तो अभी तक बहुत से भी यूरोपियन भी इस पे बिलीव करते हैं, आपने सुना होगा। तो ये जो नाजी जर्मनी था, इन्होंने भी वो कहा जी कि वो जो अटलांटिक था, दोज वर अवर एंसेस्टर्स, हमारे फोर फादर्स थे, वो जो सुपीरियर्स थे, हम थे, वो हमारी थी। तो वो अटलांटिक ओशियन में नीचे, अटलांटिक ओशियन भी उसी के नाम पे है, तो वो नीचे जो डूब गई है वो, राइट। तो वो हमारे कुछ लोग जो बच के तो मेनलैंड पे आ गए थे, तो वी आर द सुपीरियर पीपल, राइट, ब्ला ब्ला। तो ये उनकी थ्योरी थी। लेकिन आपने देखा स्वास्तिका जो निशान था नाजी जर्मनी का, हिटलर का जो निशान था वो स्वास्तिका का, वो हिंदुओं के टेम्पल्स के ऊपर भी होता है। कभी गौर किया किसी ने? आपने देखे कि वो जो ऐसे निशान सा होता है, जी बिल्कुल बिल्कुल, वो क्रॉस बने होते हैं, दैट वाज हैंड पिक्ड बाय, हाँ जी। तो ये वो आर्यन बेसिकली लोग थे, ये सेंट्रल एशियन लोग थे जो यूरोप की तरफ गए, और ये नीचे इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ भी आए। और ये जो रामायण इन्होंने लिखी आके 4500 साल पहले, और कौरवों की पांडवों की जो लड़ाई इन्होंने यहाँ पे सारी बताई। तो ये बेसिकली राम ये चिट्टे थे, राइट। और मकामी, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि जो द्राविडियन जिनको कहा जाता है, वो द्राविदा जुबान से ये लफ्ज़ दिया गया। द्राविदा मतलब तामिल को द्राविदा भी कहते हैं, तामिल लैंग्वेज को द्राविदा लैंग्वेज भी कहते हैं साउथ वाले। तो वहीं से ये द्राविडियन या द्रावड़े, आप आम हमारा जो उर्दू लिटरेचर उसमें द्रावड़ जो कहते हैं, लेकिन द्राविदा जो द्राविडियन जो है ना, दोज वर द इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये तकरीबन 75,000 ईयर्स अगो यहाँ पे आए थे, 75,000 साल पहले आए थे, राइट। जो द्राविडियंस थे ये जब माइग्रेशन हुई, राइट, 70,000, 75,000, 80,000 साल की इंसान ने माइग्रेशन की, तो वो यहाँ पे आ गए, राइट। तो ये इंडिजिनस पीपल थे, जो सबसे पहला ग्रुप यहाँ पे आया जब यहाँ पे कोई भी नहीं था। और उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी बुनियाद रखी, उन्होंने मेहरगढ़ सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी, उन्होंने साउथ में भी एक ये द्राविडियन जो लोग थे, इनकी तरह एग्रेरियन लोग थे, ये ज़्यादा खेती बाड़ी वाले थे। और जो इंडस सिविलाइजेशन के ये बड़े एडवांस लोग थे, इनकी शहरी ज़िंदगी थी, इनकी अर्बन सिविलाइजेशन थी। उनकी जो साउथ में है सारे मलयालम, और ये जो बोलते हैं ये तमिल बोलते हैं, कन्नाडा बोलते हैं, राइट। यहाँ पे सम टाइम बैठा होगा, उसको पता है ज़्यादा ये जितनी भी साउथ की लैंग्वेजेस हैं। तो ये सारे एग्रेरियन इनकी एक वो तहजीब थी, राइट। तो एनीवेज, तो ये जो थे हिंदू वाले, मैं आपको बता रहा था कि ये जो चिट्टे थे, तो इन्होंने अब आज तक आप देख लें कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है कलर डिस्क्रिमिनेशन है। आप देखें, राम हमेशा इनका सफ़ेद रंग का होता है, और जो रावण है वो काला होता है, राइट। कभी आपने देखा है जो राम और रावण की कहानी है, उसमें राम चिट्टा होता है, राइट, पूरा टिट्टा पटक होता है। ऐसा इतना चिट्टा तो हमने इंडिया में वैसे देखा ही नहीं कभी कोई बंदा। तो बिल्कुल ऐसे चूने की तरह सफ़ेद होता है। इनकी मूर्तियां देखें कभी राम की, तो जो रावण होता है वो काला स्याह होता है, नहीं, बिल्कुल ब्लैक होता है। तो अच्छा, मैं ये देखे ये कलर डिस्क्रिमिनेशन कितनी ज़बरदस्त है। इसमें मैं एक मेरे जहन में चीज़ आ गई, ये 2014-15 में एक मूवी आई थी बाहुबली, वो आप में से किसी ने देखी होगी। ये वो साउथ वालों का एक वर्जन है ना बाहुबली। तो वो बाहुबली की जो उन्होंने एक अपनी अंपायर बनाई होती है, और उसमें आपने देखा उनकी एक जंग होती है, एक विलन होता है उसमें जिसके साथ उनकी जंग होती है। तो वो जो जंग विलन होता है उसका नाम होता है कलकिया, राइट, आपने देखी होगी, राइट। वो ये सारे साउथ वाले ज़ाहिर काले हैं, पक्के रंग के हैं सारे। तो जो कलकिया होता है ना, वो उससे भी वो ज़्यादा काला था, यानी कि दैट वाज रीइंफोर्स्ड कलर डिस्क्रिमिनेशन इवन,
आप में से अगर किसी ने देखी होगी तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये जाहिर है बाहर से ये एक आए और इन्होंने ये सारा कुछ किया। तो राम एक फिक्शियस कैरेक्टर था। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। इस बुक की तरफ हम आते हैं। तो एक राम एक फिक्शियस कैरेक्टर था, राम था नहीं। हाँ, चिट्टे ज़रूर थे जो बाहर से आए थे, इन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और फिर इन्होंने इसमें ये चीज़ भी इस्टेब्लिश की। फिर इन्होंने इस बुक में ये भी नैरेटिव जो है इस नैरेटिव को भी काउंटर किया कि ये जो ये भी उन्होंने नैरेटिव को काउंटर किया है कि ये यहाँ पे जो 1000 साला एक दौर था मुसलमानों का, ये लूट मार का, ये प्लंडरिंग का दौर था, ये लूट मार का दौर था। ये बाकी भाई क्या लगा दिए ये? अच्छा, ये हाँ टाक भाई जी, ठीक हो गया जी। ये इसको ये रहने दो यार, मेहरबानी। इसको स्क्रीन मूव ना करो ना, इसको इधर ही रहने दो प्लीज यार, ये इधर ही रहने दो, इस पे फिर हमें नजर आता जाएगा। थैंक यू। ये इसमें ना एक चीज इन्होंने ये भी स्टैब्लिश की कि ये जितना इन्होंने कहा कि 1000 साल मुसलमानों का दौर था, ये जबर का दौर था, यहाँ वो हुक्मरान थे और जो नीचे थे वो थे आपके जो हिंदू थे वो गुलाम थे और ये ऊपर हुक्मरान थे, राइट। ये सारा एक कॉन्सेप्ट था और ये गलत है। इन्होंने इस आर्गुमेंट को भी इन इंडियन हिस्टोरियन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सेटलर्स थे, वो यहाँ पे आए और यहाँ में उन्होंने यहाँ की जो तहजीब थी उस तहजीब की बढ़ोतरी के अंदर उस तहजीब को आगे लेके जाने के लिए उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन की। और कुछ चंद एक मसाले ऐसी ज़रूर थी कि मुसलमान कुछ इन्वेडर्स आए जिन्होंने यहाँ लूट मार की, लेकिन 1000 साला दौर में वो चंद एक मसाले थी और कुछ नाखुशगवार वाक़यात थे। लेकिन ओवरऑल जो था वो जो भी हुक्मरान यहाँ पे आए उन्होंने यहाँ के जो मकामी लोग थे उनके साथ मिल के हुकूमतें बनाई और उनके साथ मिल के जो जिसे कहते हैं कि रियासत का जो इंतज़ाम है वो चलाया, राइट। तो ये इन्होंने इसके अंदर इसको भी जो है वो इस आर्गूमेंट को भी जो है इसमें काउंटर किया। तो ये वो मैं समझता हूँ कि बुनियाद थी, बल्कि ये पढ़नी चाहिए आपको कम से कम। ये इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये बड़ी ज़बरदस्त इस पे ये जिसे कहते हैं कि है, राइट। नो कम बैक टू द पॉइंट। ये बाकी भाई ये देखें ज़रा ये लगा दें, इस पे चलते हैं, फिर थोड़ा सा मॉडर्न डे के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद हम इसको ज़रा कंक्लूजन की तरफ लेके आते हैं, मॉडर्न डे की तरफ लेके आते हैं, कंक्लूजन लाते हैं। फिर आपको जो अभी इन्होंने फेक जंग लड़ी उसके ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे और फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे। जी ठीक हो गया। ये देखें, ये एक तो नैरेटिव था हिंदू मुस्लिम डिवाइड का जो था वो नैरेटिव था। ये नैरेटिव चलता रहा। इसके ऊपर फिर 1922 के अंदर जो थी वो, बल्कि एक और चीज़ मैं आपको देता हूँ उसके बाद ये लगाएं। बाकी भाई पहले ये लगा दें, ये वाला ये लगाएं, उसके बाद ये लगाएं बाद में। जी थैंक यू। क्योंकि इसमें हम बात करते हैं ये जो ठीक हो गया जी। ये देखें, ये एक किताब लिखी थी एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, राइट। 1922 के अंदर रामनगरी जेल में था ये वीर, तो खैर साथ में लगा दिया इन्होंने बहादुर इसको। इसका नाम सर्वकार दामोदार था, राइट। तो सर्वकार दामोदार ने ये किताब लिखी थी जिस पे मॉडर्न डे एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, राइट। तो हिंदुत्व का मतलब है यानी कि जैसे आप इस्लाम और मुसलमानियत कहते हैं ना, तो ये हिंदुआनियत कह लें इसको, राइट।
what is the Hinduism, right? What is being like a Hindu? ये हिंदुत्व का ये मतलब बनता है। तो ये उसने 1922 में ये लिखी थी हिंदुत्व, राइट। और यहाँ पे इसने इसको जिसे कहते हैं कि एक साइंटिफिक तरीके के साथ, एक लिटरेरी तरीके के साथ जो हिंदू राष्ट्र